हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे जीएसटी रिवीजन सेकंड क्लास। तो एक क्लास मैं रिवीजन आपको ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ, आज मैं सेकंड क्लास रिवीजन करवाने जा रहा हूँ। और आज की क्लास में ना मैं आपके साथ लेवी एंड कलेक्शन को डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटी के अंडर, यानी कि सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 डिस्कस करने वाला हूं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। और सर मैं बताऊं, मैं आपको बस एक बार बताना चाहूंगा कि मैं रिवीजन करवा रहा हूं, रेगुलर बैच नहीं है, रिवीजन है। हाँ जी, सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी एक्ट लेवी एंड कलेक्शन। सेक्शन 9 को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा लेवी और कलेक्शन दो अलग अलग शब्द क्या है। ये दो अलग शब्द हैं, इन दोनों के मीनिंग क्या है, लेवी एंड कलेक्शन। सर आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, आप देखना ज्यादा इंफेसाइज जो होता है वो लेवी पर होता है। लेवी का मतलब इंपोज, आप पर ये वाला सेक्शन कब लगेगा ये ज्यादा बताएगा। कलेक्शन पर आमतौर पर आखिरी लाइन में लिखा होता है कलेक्शन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। लेवी कब होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कलेक्शन तो हम आपसे कर ही लेंगे, बता देंगे हम आपसे कैसे करेंगे, लेकिन वो तो आपसे कर ही लेंगे। तो आप ये सुनिए कि आप पर इंपोज कब होगा। सर मैंने दोनों को अलग अलग तरीके से लिखा है, लेवी कलेक्शन। लेवी का मतलब होता है इंपोज करना, कलेक्शन का मतलब होता है रिकवर करना। असेसी पर लगाया कब जाएगा और उससे रिकवर कब किया जाएगा, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेवी जर्नली इमीडिएटली होता है, जर्नली लेवी इमीडिएटली होता है। कलेक्शन में भी पोस्टपोन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। सर एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ही आप डीटीसी की बस में चढ़ते हैं या किसी भी बस में चढ़ते हैं तो टिकट इज लेविड अपॉन यू। जैसे ही आप किसी बस में चढ़ते हैं आपके ऊपर टिकट लेवी हो जाती है। कलेक्शन आपसे तब की जाती है जब आप धीरे धीरे उस कंडक्टर तक पहुंचते हैं, फिर वो आपसे टिकट लेता है। तो हो सकता है इस प्रोसेस में 2 से 3 मिनट लग जाए, लेकिन जैसे ही यू स्टेप इन द बस, आप एक कदम भी बस में रखते हैं तो आप पर टिकट लेवी तो इमीडिएटली हो जाती है। लेकिन कलेक्शन होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो लेवी जनरली इमीडिएटली होती है, कलेक्शन में भी पोस्टपोन। लेवी जो है अगर है तो कलेक्शन में और में नोट हो सकता है। ऐसा पॉसिबल है कि कोई टैक्स आप पर लेवी है, आप पर लगाया गया है, लेकिन आपसे रिकवर ना किया जाए। सपोज एग्जम्पशन दे दिया आपको। अब जीएसटी में तो ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी कि जीएसटी लगेगा लेकिन आपको एग्जम्प्ट कर दिया है, माफ कर दिया है। तो लेवी अगर होता है तो कलेक्शन हो भी सकता है और कलेक्शन नहीं भी हो सकता। लेकिन सपोज लेवी नहीं है तो फिर तो कलेक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है। जब आप पे लगाया ही नहीं गया तो रिकवर करने का सवाल ही नहीं उठता। तो नो क्वेश्चन ऑफ कलेक्शन। देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल से समझाऊंगा, बड़ी आपको इजीली क्लियर हो जाएगा इन दोनों पॉइंट्स का क्या मतलब है, लास्ट वाले 2 पॉइंट्स का मतलब। सर मान लीजिए मेरी जो फेस टू फेस क्लास चलती है, वहां पर जब स्टूडेंट ज्वाइन करता है ना तो उस पर फीस लेवी हो जाती है। लेकिन कई बार हम लोग फीस कलेक्ट नहीं करते, यानी कि किसी स्टूडेंट को फीस माफ कर देते हैं किसी भी रीजन से, चाहे वो स्कॉलर स्टूडेंट है या फिर वो मान लीजिए एक फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, तो हो सकता है फीस माफ कर दी जाए। तो लेवी तो है उसके ऊपर फीस, बट कलेक्शन नहीं की जा रही, कलेक्शन नहीं की जा रही। लेकिन मान लीजिए एक स्टूडेंट है जो मेरी क्लास में पढ़ता ही नहीं, जो क्लास में आता ही नहीं, ज्वाइन ही नहीं किया, लेकिन मैं उसे बोलता हूं कि जाओ तुम्हारी जीएसटी की फीस माफ की। अब वो स्टूडेंट बोलेगा सर कैसी बातें करते हो, आप माफ कैसे कर सकते हो। मैंने कहा माफी तो कर रहा हूं। बोला नहीं सर आप माफ भी नहीं कर सकते। माफ की बात तब चलेगी जब आप लेने का हक रखते हो। आप मेरे से फीस को लेने का ही हक नहीं रखते तो माफ करने का क्या हक है। बिल्कुल सही जवाब है उसका, बिकॉज जब उसके ऊपर फीस लेवी नहीं है तो एग्जम्पशन, कलेक्शन, नॉन कलेक्शन, नॉन एग्जम्पशन की बात ही नहीं आएगी। सीधी सी बात है, इफ देयर इज अ लेवी कलेक्शन में और में नोट भी, बट इफ देयर इज अ नो लेवी कलेक्शन का क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता। आई होप इट इज क्लियर। सर मैंने आपको लेवी और कलेक्शन का छोटा सा डिफरेंस बता दिया। ये डिफरेंस मैंने इसलिए बताया क्योंकि सेक्शन का नाम है लेवी एंड कलेक्शन। हाँ जी, सेक्शन 9 लेवी एंड कलेक्शन, इसके 5 सब सेक्शन है। जब हम सेक्शन 9 को पढ़ते हैं तो 9 सबसेक्शन 1, 9 सबसेक्शन 2, 9 सबसेक्शन 3, 9 सबसेक्शन 4, 9 सबसेक्शन 5, हमारे पास 9 के 5 सबसेक्शन है। देखिए सर मैं एनालिसिस करके दिखा रहा हूं, साथ साथ डायग्राम के थ्रू करवा रहा हूं
पूरा सेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान देना। सर सेक्शन 9(1) जो है ना वो एक जनरल सेक्शन है। 9(1) जो है वो जनरल सेक्शन है। वो क्या बात करता है आप सुनिए। 9(1) कहता है ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई, ऑल इंट्रा स्टेट, जितनी भी कोई भी गुड्स है, कोई भी सर्विसेज है या दोनों है, ऑल सारी इंट्रा स्टेट सप्लाई जो है, अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई आप करते हो तो सेक्शन 9 लेवी हो जाएगा। लेकिन लिखा है एक्सेप्ट, लेकिन लिखा है एक्सेप्ट लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मतलब लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़कर जो एल्कोहलिक लीकर है, लीकर का मतलब है एल्कोहलिक लीकर, जो एल्कोहलिक लीकर है फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ठेकों पे मिलती है शराब, यानी कि विस्की, वाइन, बियर, रम, जिन, वोडका, तकीला, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब जीएसटी के दायरे से बाहर है। सेक्शन 9 ने क्लियर कर दिया कि जो आदमी लीकर की सप्लाई करता है, जो आदमी लीकर की सप्लाई करता है, उसके ऊपर सेक्शन 9 एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि लेवी नहीं होगा। अब सोचिए लेवी नहीं होगा तो कलेक्शन की बात करना ही बेकार है। यानी कि लीकर जो बंदा बेचता है ना वो जीएसटी लगाएगा कस्टमर के ऊपर और ना ही वो जीएसटी कलेक्ट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सीजीएसटी लगाया जाएगा। लीकर को छोड़कर बाकी सभी इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर सीजीएसटी लगाया जाएगा। सीजीएसटी लगाया जाएगा, एक टैक्स लगाया जाएगा जिसका नाम होगा सीजीएसटी, और ये टैक्स निकाला जाएगा उस वैल्यू पर जो डिटरमाइंड की जाएगी एज पर सेक्शन 15। सेक्शन 15 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का चैप्टर है, जहां पर हम सप्लाई की वैल्यू क्या होगी ये निकालना सीखते हैं। तो लोग कहता है आप सेक्शन 15 में वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू के ऊपर ये सीजीएसटी लगाया जाएगा, उस वैल्यू के ऊपर ये सीजीएसटी लगाया जाएगा, और रेट वो लिया जाएगा जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा। रेट वो होगा जो नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा। और ये भी बोल दिया कि मैक्सिमम रेट जो है ना, मैक्सिमम वो 20% है। 20% से ऊपर कोई जीएसटी का रेट नहीं है। सीजीएसटी के अंदर कोई रेट नहीं है 20% के ऊपर। मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि हर सप्लाई के ऊपर 20% लगाया जाएगा, ये तो मैक्सिमम वाला है। जो भी नोटिफाइड रेट होगा वो लगाया जाएगा, और कलेक्शन की जाएगी इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। देखिए सेक्शन 9(1) एक जनरल सेक्शन है जो दो बातें डिस्कस करता है, एक लेवी की और एक कलेक्शन की। लेवी के बारे में इतनी सारी बातें लिख दी, कलेक्शन के बारे में एक लाइन लिखी, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, दैट्स इट। तो सेक्शन 9 से सेक्शन 1 कहते हैं ऑल इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सीजीएसटी नाम का टैक्स लगाया जाएगा। जिस वैल्यू पर लगाया जाएगा वो वैल्यू सेक्शन 15 में कैलकुलेट की जाएगी। जिस रेट से लगाया जाएगा वो रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होगा, और कलेक्शन इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आई होप 9(1) क्लियर। 9(2) कहता है 5 स्पेसिफिक आइटम। 5 स्पेसिफिक आइटम को अभी कुछ समय के लिए जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाता है। 5 स्पेसिफिक आइटम है जिन्हें कुछ टाइम के लिए जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाता है। इन पर भी जीएसटी लगाएंगे, लेकिन जब सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल तब लगाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये वो 5 आइटम है जिनके ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा फ्यूचर डेट से। अभी नहीं लगाया जाएगा, फ्यूचर डेट से लगाया जाएगा, फ्यूचर डेट से। और फ्यूचर डेट कब होगी? ये तब होगी जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगी और फिर जब गवर्नमेंट उसे नोटिफाई करेगी। ओके, सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 और 9(4) की अगर हम बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगाया जाएगा। अब 9(3) में क्या केस है, 9(4) में क्या केस है, मैं थोड़ी देर में इन्हें एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन आप इतना याद कर सकते हो 9(3) और 9(4) में ना रिवर्स चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज का मतलब है सप्लायर जीएसटी गवर्नमेंट को नहीं देगा, बल्कि रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट को जीएसटी देगा। आई होप इट इज क्लियर। 9(5) कहता है कि 3 नोटिफाइड सर्विसेज, 3 नोटिफाइड सर्विसेज, 3 नोटिफाइड सर्विसेज, ये 3 कौन कौन सी बताऊंगा, अगर इन्हें इको के थ्रू दिया जाता है,
3 नोटिफाइड सर्विसेज इफ गिवन थ्रू द इको। इको का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है वो भी बताऊंगा, अभी रुक जाइए। 3 नोटिफाइड सर्विसेज अगर थ्रू इको दी जाती है तो इको इज लाइबल टू पे टैक्स। ना सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स, ना रेसिपिएंट लाइबल टू पे टैक्स, बट इको इज लाइबल टू पे टैक्स। इको जो होगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होगा, वो लाइबल टू पे टैक्स होगा। सर मैंने आपको 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5) आपको ओवरव्यू दे दिया फटाफट। 9(1) में क्या है, जनरल मीनिंग ऑफ लेवी एंड कलेक्शन है। 9(2) में 5 स्पेसिफिक आइटम स्पेसिफिकली 9(1) से एक्सक्लूड करी गई है। 9(3) एंड 9(4) में रिवर्स चार्ज है, और 9(4)(5) में वो 3 नोटिफाइड सर्विसेज हैं जो अगर इको के थ्रू दी जाए तो उनमें जो टैक्स की पेमेंट है वो इको करेगा, रजिस्ट्रेशन भी इको करवाएगा। वो सब बातें हम पढ़ेंगे। 9(1) की बात करते हैं। 9(1) की 9(1) गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। 9(1) जो है इसमें गुड्स और सर्विसेज और बोथ दोनों के लिए एप्लीकेबल है। 9(2) की बात करूं तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 9(2) सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर गुड्स। क्योंकि देखो पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सब गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। 9(3) और 9(4) की बात करूं तो ये दोनों गुड्स, सर्विस और बोथ के लिए आते हैं। ये दोनों बोथ के लिए आते हैं। 9(5) की बात करूं तो इसमें सिर्फ सर्विसेज की बात की गई है। 3 नोटिफाइड सर्विसेज, ओनली सर्विसेज की बात की गई है और किसी की बात नहीं की गई। देखिए मैंने थोड़ा सा इसको एनालिसिस किया है, ये एनालिसिस आपके काम आएगा, प्लीज ध्यान देना एनालिसिस को। चार्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। 9(1) कहता है गुड्स, सर्विसेज और बोथ। जो जनरल सेक्शन है वो गुड्स, सर्विसेज और बोथ के लिए है, और जो टैक्स पे करेगा इस केस में वो सप्लायर होगा। 9(2) कहता है ओनली फॉर गुड्स, और इसमें कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा क्योंकि अभी ये इसके ऊपर जीएसटी आया ही नहीं है। वो 5 आइटम है जिनके ऊपर जीएसटी अभी आया ही नहीं है। 9(3) की बात करें तो गुड्स, सर्विस और बोथ दोनों के लिए है, लेकिन सिर्फ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, लेकिन इसमें रेसिपिएंट पे करेगा टैक्स। 9(4) की बात करें तो यह भी रिवर्स चार्ज का केस है, नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज के ऊपर एप्लीकेबल है, और इसमें भी रेसिपिएंट ही टैक्स पे करेगा। 9(5) की बात करें तो ये 3 नोटिफाइड सर्विसेज के लिए है, ओनली सर्विसेज का पॉइंट है ये वाला, और यहां पर इको पे करेगा टैक्स। आई होप इट इज क्लियर, दिस एनालिसिस इज क्लियर। पहला गुड सर्विस दोनों के लिए है, दूसरा गुड्स के लिए है, तीसरा गुड सर्विस के है, चौथा गुड सर्विस के लिए है, लेकिन तीसरा और चौथा नोटिफाइड गुड सर्विसेज के लिए है, और पांचवा सिर्फ सर्विसेज के लिए है, वो भी 3 नोटिफाइड सर्विसेज के लिए। पहले में सप्लायर टैक्स पे करेगा, दूसरे में कोई भी नहीं पे करेगा, तीसरे और चौथे में रेसिपिएंट पे करेगा, और फिफ्थ में इको पे करेगा। आई होप इट इज क्लियर। ओके, मैं सेक्शन 9(1) को आपको एक रीड करवाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जल्दी जल्दी रीड करवाऊंगा, मैंने ऊपर से बता दिया है। 9(1) कहता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। इसका मतलब है सबसेक्शन 2 में जो लिखा है वो अपनी जगह है, 9(1) अपनी जगह है, 9(1) अपनी जगह है, सबसेक्शन 2 अपनी जगह है। कल को दोनों में क्लैश होता है तो सबसेक्शन 2 प्रिवेल करेगा, सबसेक्शन 2 प्रिवेल करेगा। इसका मतलब यही होता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 का मतलब है सबसेक्शन 2 अपनी जगह कायम रहेगा। यहां लिखा है देयर शैल बी लेविड, लगाया जाएगा, लगाया जाएगा एक टैक्स। ध्यान देना, देयर शैल बी लेविड, लगाया जाएगा क्या, ए टैक्स, एक टैक्स लगाया जाएगा, कॉल्ड द सीजीएसटी, उसे नाम दिया है सीजीएसटी। किस पे लगाया जाएगा, ऑन ऑल इंट्रा स्टेट क्या सप्लाई, किसकी, गुड्स, सर्विसेज और बोथ की, गुड्स, सर्विसेज और बोथ, एक्सेप्ट द सप्लाई ऑफ alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at such rate as may be notified by the government not exceeding 20% on the recommendation of the council and collected in the manner as may be prescribed। देखिए सर 9(1) as it is लिखा हुआ है, मैंने आपको वहां जो डायग्राम बनाया था that is more than sufficient and shall be paid by taxable person, और ये पे किया जाएगा टैक्सेबल पर्सन के द्वारा। थोड़ी सी इसमें और चीजें दिखाता हूं। सीजीएसटी इसकी शॉर्ट फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, सीजीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा स्टेट सप्लाई का मतलब है विद इन द सेम स्टेट। आगे लिखा हुआ है सप्लाई, सेक्शन 7 में डिफाइंड है सप्लाई, जो हम नेक्स्ट रिवीजन करेंगे उसमें सेक्शन 7 को डिस्कस करेंगे सप्लाई क्या है। गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 52 में लिखी हुई है, सर्विसेज की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 102 में लिखी हुई है। ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नो टैक्स, कोई जीएसटी नहीं लगेगा इसके अंदर, और टैक्सेबल पर्सन का मतलब है
सेक्शन 2107 में जो डिफाइन है और सेक्शन 2107 में डिफाइन है जो या तो बंदा रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। ओके, मैं आपको थोड़ा एनालिसिस करता हूं 91 का। टैक्सेबल इवेंट आपको पता है सप्लाई है, जो हमारे जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है, यानी कि सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। एक्सक्लूजन फ्रॉम 91 किया गया है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इसको बाहर किया गया। रेट वो लगाएंगे जो नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट होगा बट नॉट एक्सीडिंग 20%। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब वो है जो डिफाइंड अंडर सेक्शन 107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में है, और सेक्शन 2107 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में यही लिखा हुआ है कि जो या तो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू बी रजिस्टर्ड है। टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2107, 2 क्लोज 107। आई होप इट इज क्लियर। 92 देखिए सर, हालांकि मैं 92 ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार दोबारा दिखा देता हूं। वो 5 आइटम, वो 5 गुड्स जिनको फ्यूचर डेट के लिए एक बार जीएसटी में नहीं लाया गया, बोला फ्यूचर में देखेंगे, फ्यूचर में लाएंगे। द सेंट्रल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ, नाम देखिए, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल। ये 2 नाम है तो 5 हो गए हैं, 1 2 3 4 और 5। शैल बी लेविड विद इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। अभी ऐसी कोई डेट रिकमेंड नहीं हुई है, अभी जीएसटी के दायरे से ये लोग बाहर ही हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ी सारी बातें आती हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। कई लोग बोलते हैं सर कैरोसिन ऑयल जो है वो क्या इसमें आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कैरोसिन ऑयल इन 5 में नहीं आता है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। पेट्रोल पंप के ऊपर लुब्रिकेंट ऑयल भी मिलता है, क्या वो इन 5 में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। इन दोनों आइटम के ऊपर डेफिनेटली जीएसटी लगेगा। जिन पर नहीं लगेगा वो ये 5 आइटम है। आई होप इट इज क्लियर। सर सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की बात करते हैं। 9(3) कहता है, रिवर्स चार्ज की बात करेगा। मैं लैंग्वेज पढ़ा देता हूं, फिर मैं आपको एनालिसिस करवाऊंगा, वो आपको कंफर्टेबल रहेगा। गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गवर्नमेंट काउंसिल के कहने पर कुछ गुड्स या सर्विसेज को नोटिफाई कर सकती है और वो बोल सकती है कि इन गुड्स के ऊपर जो टैक्स है, टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, जो टैक्स पे होगा वो रिवर्स चार्ज बेसिस में होगा बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो बाकी आम सेक्शंस की तरह इनके ऊपर जो टैक्स है वो सप्लायर नहीं देगा बल्कि रेसिपिएंट देगा। और जितनी भी प्रोविजंस हैं हमारे इस एक्ट की वो इस रेसिपिएंट के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगी। इसका मतलब है कि उस रेसिपिएंट को रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी, उस रेसिपिएंट को रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, उस रेसिपिएंट को टैक्स भी देना पड़ेगा। जो जो सप्लायर करता है वो सब उस रेसिपिएंट को भी करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद थोड़ा सा मैं बताता हूं। एक वर्ड होता है चार्ज और एक होता है रिवर्स चार्ज। चार्ज का मतलब है जब जीएसटी बनाया गया तो सिस्टम यह बनाया गया कि सप्लायर जो है वो रेसिपिएंट से टैक्स लेकर गवर्नमेंट को देगा। ये चार्ज है, ये सीधी बात है। सीधी बात है कि सप्लायर रेसिपिएंट से पैसे लेगा और गवर्नमेंट को देगा। उल्टी बात क्या होगी? सप्लायर रेसिपिएंट से पैसे नहीं लेगा और वो रेसिपिएंट को बोलेगा तो खुद जमा करवा। ऐसे को रिवर्स चार्ज कहते हैं। तो चार्ज जहां सप्लायर लाइबल है जीएसटी पे करने के लिए उसे हम चार्ज कहते हैं। जहां ये चार्ज उल्टा हो जाए यानी कि सप्लायर की जगह रेसिपिएंट आ जाए तो वहां पर हम इसे रिवर्स चार्ज कहते हैं। रेसिपिएंट इज लाइबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। आई होप आपको रिवर्स चार्ज का मीनिंग क्लियर हो गया। अगर आपको रिवर्स चार्ज की डेफिनेशन देखनी है तो वो आपको मिलेगी सेक्शन 2 क्लोज 98 में। सेक्शन 2 क्लोज 98 में रिवर्स चार्ज का मीनिंग लिखा हुआ है। रिवर्स चार्ज मीन्स, बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है, कह रहा है लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट। आपको इतना ही पढ़ना है, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रिसिपिएंट इंस्टेड ऑफ सप्लायर। बस इतनी बात पढ़ लो, आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको आगे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर बोल दिया। रिवर्स चार्ज का मतलब है जो लाइबिलिटी टू पे टैक्स है वो रेसिपिएंट पर है इंस्टेड ऑफ सप्लायर। आगे जो लिखा ना 9 के जो 3 और 4, 5 के 3 और 4, इनका मतलब क्या है? सर जब हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं तो 9(3) और 9(4) जो है वो रिवर्स चार्ज को एक्सप्लेन करता है।
लेकिन जब हम आईजीएसटी एक्ट पढ़ते हैं तो सेक्शन 5(3) एंड सेक्शन 5(4) एक्सप्लेन करता है रिवर्स चार्ज को। आई होप इट इज क्लियर। 9(3) को अब आप डिटेल में देखिए मेरे साथ। सप्लायर मे बी रजिस्टर्ड मे बी अनरजिस्टर्ड। 9(3) में जो रिवर्स चार्ज वाला केस है वहां पर सप्लायर रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है। वो सप्लाई करेगा नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज की टू रेसिपिएंट को। और इस क्वेश्चन में भी रेसिपिएंट में भी रजिस्टर्ड और में भी अनरजिस्टर्ड कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। सर मजे की बात यह है जो नोटिफाइड गुड्स है इसमें कौन कौन सी गुड्स आती हैं, और जो नोटिफाइड सर्विसेज है इसमें कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं, ये बात डिटेल में लिखी हुई है रिवर्स चार्ज के चैप्टर में। जब हम रिवर्स चार्ज को रिवाइज करेंगे तो आपको ये सब नजर आएगा। वैसे बता दूं नोटिफाइड गुड्स में ना जो नोटिफिकेशन नंबर है वो है 4/2017। नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 में उन गुड्स का जिक्र किया गया है जो रिवर्स चार्ज के लिए नोटिफाई की गई है। और नोटिफाइड सर्विसेज जो है इसके लिए नोटिफिकेशन नंबर है 13/2017। और इस नोटिफिकेशन के अंदर जिक्र किया गया है उन सभी सर्विसेज का जिनमें रिवर्स चार्ज के बेसिस पे टैक्स लगेगा रेदर देन फॉरवर्ड चार्ज। आई होप इट इज क्लियर। तो सर 9(3) में रिवर्स चार्ज है, टैक्स टू बी पेड बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। मैंने बता दिया 9(3) सप्लायर में भी रजिस्टर्ड में भी अनरजिस्टर्ड, रेसिपिएंट में भी रजिस्टर्ड में भी अनरजिस्टर्ड, लेकिन सप्लाई जो है वो नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज की ही होनी चाहिए। और नोटिफाइड गुड्स का मतलब है जो नोटिफिकेशन नंबर 4/2017 में लिखे हैं, या नोटिफाइड सर्विसेज का मतलब है जो नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में लिखा हुआ है। और इस केस में जो टैक्स है वो पेड बाय द रेसिपिएंट होगा। सर ये सेक्शन 9(4) है, 9(4) की लैंग्वेज है, इसे छोड़िए, आप मेरे साथ सीधा एनालिसिस करिए। 9(4) भी रिवर्स चार्ज है। आप जानते हैं 9(3) और 9(4) दोनों रिवर्स चार्ज है, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन 9(4) और 9(3) में क्या डिफरेंस है? 9(3) में भी रिवर्स चार्ज है, 9(4) में भी रिवर्स चार्ज है, तो 9(3) और 9(4) में क्या डिफरेंस है? सर 9(4) में पहली बात सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड। 9(3) अगर आप याद करेंगे तो सप्लायर में भी रजिस्टर्ड में भी अनरजिस्टर्ड, लेकिन 9(4) में सप्लायर मस्ट बी अनरजिस्टर्ड। ये सप्लाई करेगा नोटिफाइड गुड्स या नोटिफाइड सर्विसेज की। सर आज तक इन सब के लिए एक ही नोटिफिकेशन नंबर इशू हुआ है, दैट इज 7/2019। एक ही आइटम है इसके अंदर, अब तक इसमें एक ही नोटिफिकेशन आया है 9(4) के ऊपर, और कोई नोटिफिकेशन नंबर नहीं आया है। और इसमें जो रेसिपिएंट है ना वो भी रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होना चाहिए। अगर आप बात करेंगे 9(3) की तो वहां रेसिपिएंट में भी रजिस्टर्ड में भी अनरजिस्टर्ड, लेकिन यहां पर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट होना चाहिए। और अभी तक इसके अंदर इस नोटिफिकेशन की वजह से एक ही आदमी को शामिल किया गया है, मैं बता दूं उसका नाम है प्रमोटर। प्रमोटर जो रियल एस्टेट वाला कंसेप्ट है ना वहां पर आपको काम आएगा। प्रमोटर इज द लाइबल टू पे टैक्स इस केस में, तो टैक्स विल बी पेड बाय द रेसिपिएंट, और रेसिपिएंट इस क्वेश्चन में प्रमोटर होगा। जब आप रिवर्स चार्ज पढ़ेंगे तब आपको ये वाला पॉइंट, ये नोटिफिकेशन नंबर पढ़ने को मिलेगा, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आई होप इट इज क्लियर। सेक्शन बहुत लंबा है, रिवीजन के हिसाब से करवा रहा हूं, फास्ट मैं बता रहा हूं, रिवीजन के हिसाब से करवा रहा हूं। रेगुलर क्लास इस सेक्शन की कम से कम 4 घंटे की होती है, कम से कम 4 घंटे लगते हैं सेक्शन 9 के ऊपर, आराम से 4 घंटे से ज्यादा लगेंगे, कम नहीं लगेगा। आइए 9 सबसेक्शन 5 देखिए आप। हाँ जी, सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 कहता है कि इको की लाइबिलिटी कब राइज होगी। इको के बारे में बात करता है, आइए मैं आपको पढ़ाता हूं। द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच टैक्स शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर। फर्स्ट पैराग्राफ। सर मैं 9(5) शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपको एग्जांपल दूंगा, आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी, फिर मैं आपको पढ़ा देता हूं। सर देखिए, आपने नाम सुना होगा ओला उबर। यस सर, हमने ओला उबर का नाम सुना हुआ है। सर ओला उबर एक ऐप है, राइट। ओला उबर एक ऐप है जिसे आप फोन में डाउनलोड कर लेते हो, और फिर जब भी आपको टैक्सी बुक करनी होती है तो आप उस ऐप की मदद से टैक्सी बुक करते हो। एम आई राइट? यस सर। मान लीजिए ओला उबर आपके फोन में है, आपका ऐप है आपके फोन में है, आप मिस्टर एक्स हो। ध्यान देना सर, छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, इसके बाद आपको
पढ़ा दूंगा, क्लैरिटी आ जाएगी। सर आपने इस ओला उबर ऐप के थ्रू एक टैक्सी बुक करी और ये टैक्सी, ये ड्राइवर लेके आ रहा है, मान लीजिए ये ड्राइवर टैक्सी लेके आ रहा है, टैक्सी जैसा बना नहीं है लेकिन समझ लेना भाई, ठीक है। अब क्या है, सर्विसेज कौन दे रहा है, सर्विसेज कौन दे रहा है, यानी कि सप्लायर कौन है, सप्लायर कौन है सर, सप्लायर तो ड्राइवर है, सप्लायर तो ड्राइवर है। रेसिपिएंट कौन है, जो सर्विसेज ले रहा है वो कौन है सर, वो तो मिस्टर एक्स है, बिल्कुल सही बात है सर, सप्लायर ड्राइवर है, रेसिपिएंट एक्स है। पर क्या ये सर्विसेज थ्रू ओला उबर दी जा रही है, हाँ सर ये सर्विसेज थ्रू ओला उबर दी जा रही है, यानी कि ओला उबर कौन है, ओला उबर इको है, यानी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है और ये सर्विसेज थ्रू इको दी जा रही है। देने वाला ड्राइवर है, लेने वाला मैं हूं यानी कि मिस्टर एक्स है, लेकिन ये दी जा रही है ओला उबर के थ्रू। अब आप इस एग्जाम्पल को याद रखना, अब आप इस एग्जाम्पल को याद रखना। अब मैं पेमेंट किसको करूंगा सर, मैं ड्राइवर को पेमेंट करूंगा। ड्राइवर अपने एंड से किसको पेमेंट कर देगा, ओला उबर को कमीशन दे देगा, उनका ओला उबर को उनका कमीशन दे देगा, राइट। ये सब प्रोसेस होता है एक्चुअल में। हाँ कई बार ऐसा भी होता है हम ओला उबर को डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं तो वो ओला उबर अपना कमीशन काट कर ड्राइवर को दे देता है, बात एक ही है। पढ़िए, द गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई 3 कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। हालांकि इन्होंने लिखा है स्पेसिफाई कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, पर अभी तक 3 सर्विसेज को कैटेगराई को स्पेसिफाई कर दिया गया है। द इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ विच टैक्स शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। सर आप पहले फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि गवर्नमेंट जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से नोटिफाई कर सकती है 3 सर्विसेज को, नोटिफाई किया हुआ है 3 सर्विसेज को, जिन्हें अगर इको के थ्रू दिया जाता है तो उसके ऊपर जो टैक्स जीएसटी गवर्नमेंट को जमा करवाना है वो इको करवाएगा। सिंपल शब्दों में गवर्नमेंट ने जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन पर 3 सर्विसेज को अभी तक नोटिफाई किया हुआ है, जो अगर इको के थ्रू दी जाती हैं तो उनके ऊपर जो टैक्स जमा करवाना है वो इको करवाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, and all the provision of this act shall apply to such e-commerce operator as if he is the supplier liable for paying the tax in relation to supply of such services। दूसरा पॉइंट, अगर इको को टैक्स जमा करवाना है तो इको को इस एक्ट की सभी प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी, मतलब इको रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, इको रिटर्न फाइल भी करेगा, इको पेमेंट भी करेगा, सारे काम इको करेगा जैसे एक सप्लायर करता होता है। इज इट क्लियर। तीसरा पैराग्राफ वो ये कहता है कि अगर इको का, अगर इस ई कॉमर्स ऑपरेटर का कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं है टैक्सेबल टेरिटरी में, टैक्सेबल टेरिटरी आप इंडिया मान लो, अगर इस इको का, क्योंकि आपको पता है ये ऐप है, ये सारा काम ऐप से हो रहा है और जो इस ऐप के मालिक है वो इंडिया से बाहर बैठे हैं, कोई यूके में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, वहां से सारा काम कर रहे हैं। तो लोग कहते हैं अगर इस इको का कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो इनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव हो, उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, हम उससे टैक्स निकलवा लेंगे। लास्ट पैराग्राफ ये कहता है कि मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर का ना कोई फिजिकल प्रेजेंस इन इंडिया है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया है, तो फिर इको को रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा, ये उसके लिए मैंडेटरी है। अगर वो ऐसा रिप्रेजेंटेटिव कोई अपॉइंट नहीं करता है इंडिया में जो उसके बिहाफ पे टैक्स पे कर सके, तो इको की ऐसी सर्विसेज को हम इंडिया से बंद कर देंगे। प्लीज, मैंने आपको बता दिया 9 सबसेक्शन 5 यानी इको वाले पॉइंट में 4 बातें आपको याद करनी है। नंबर 1, गवर्नमेंट ने अब तक 3 सर्विसेज को नोटिफाई किया है, वो 3 कौन सी है मैं बताऊंगा। 3 सर्विसेज को नोटिफाई किया है जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर ये सर्विसेज इको के माध्यम से, इको के थ्रू दी जाती है तो इको इज लाइबल टू पे द टैक्स। दूसरा, इको जो है उसके ऊपर सारे एक्ट, इस एक्ट की सारी प्रोविजन एप्लीकेबल है। इको एक सप्लायर की तरह बिहेव करेगा, वो रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा, वो रिटर्न भी भरेगा, वो एनुअल रिटर्न भी भरेगा, वो ये भी करेगा, वो भी करेगा, सब कुछ करेगा। तीसरा, इको का अगर फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है तो इको का जो रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होगा, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए रिप्रेजेंटेटिव हो, उसे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। चौथा, अगर इको का ना कोई फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है,
तो इको को एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना ही पड़ेगा, वरना इको की ऐसी सर्विसेज हम इंडिया में बंद कर देंगे। सर देखिए इतना बड़ा पैराग्राफ है, अगर आप बेयर एक्ट उठाएंगे ना, ये सारी लैंग्वेज बेयर एक्ट की है एंड यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि आपको ये बेयर एक्ट की पूरी लैंग्वेज क्लियर है, 100% क्लियर है। आपको मैं 9(5) का एनालिसिस दिखाता हूं, इतनी बड़ी बात को छोटी सी बात में। नंबर 1, 3 नोटिफाइड सर्विसेज अगर इको के थ्रू दी जाती है तो टैक्स इको पे करेगा, बात खत्म। नंबर 2, फिजिकल प्रेजेंस ना होने पर रिप्रेजेंटेटिव टैक्स पे करेगा। नंबर 3, फिजिकल प्रेजेंस और रिप्रेजेंटेटिव ना होने पर इको रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा, खत्म। प्रैक्टिकली यही 9(5) है, लेकिन 9(5) को डिटेल में रिवाइज करना है तो आगे बढ़िए मेरे साथ, क्योंकि मैंने आपको नहीं बताया कुछ बातें। नंबर 1, मैंने आपको कब बताया कि वो 3 सर्विसेज कौन सी है जिन्हें इको के थ्रू देने पर इको टैक्स पे करेगा। मैंने नहीं बताया कि अगर सर्विसेज 3 के अलावा इको के थ्रू दी जाती है या गुड्स कोई इको के थ्रू दिए जाते हैं, सर्विसेज दी ही नहीं गई, गुड्स दिए गए हैं, तो क्या होगा। मैंने नहीं बताया इको का मतलब क्या होता है, मैंने नहीं बताया इको का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत सारी बातें बतानी है, पूरे लेक्चर में बताता जाऊंगा। सर इको प्रोवाइड, इको के थ्रू अगर 3 सर्विसेज दी जा रही है नोटिफाइड, या फिर अदर सर्विसेज या गुड्स इको के थ्रू दिए जा रहे हैं। सर ओला उबर जो है वो इको है, वो तो सर्विसेज ही देता है, वो गुड्स कब देता है। यार इको कौन होता है, जो ऐप है आपके फोन में वो इको है, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली परचेज कर रहे हो वो इको है। मेरी बात समझिए ना आप। इको क्या है वो आगे मैं बता दूंगा, लेकिन जैसे अमेजोन है, क्या अमेजोन इको है? हाँ बिल्कुल अमेजोन इको है, फ्लिपकार्ट इको है। तो क्या इनके थ्रू सिर्फ गुड्स सेल होती है, सॉरी खाली सर्विसेज ही प्रोवाइड होती है, गुड्स भी होती है? सर गुड्स भी होती है, तो हाँ हो सकती है ना, इको के थ्रू सर्विसेज भी हो सकती है, गुड्स भी हो सकती है, इसमें क्या बात है। अगर इको 3 नोटिफाइड सर्विसेज देता है तो उस केस में क्या होगा। सप्लायर, मेरी एग्जांपल मैंने ड्राइवर वाली एग्जांपल ली थी, कैब वाली, आप उसको माइंड में रख लो। कैब वाली एग्जांपल माइंड में रखोगे तो सप्लायर यानी कि ड्राइवर टैक्स पे नहीं करेगा, गवर्नमेंट को जीएसटी ड्राइवर पे नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा, इको पे करेगा। रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा? ना सप्लायर ड्राइवर करवाएगा, ना रेसिपिएंट करवाएगा मैं, बल्कि इको करवाएगा, इको करवाएगा। यस सर, अगर 3 नोटिफाइड सर्विसेज है तो सप्लायर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, रेसिपिएंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, सारी लाइबिलिटी इको के ऊपर है। अदर सर्विसेज या गुड्स है तो इस केस में क्या होगा, सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स। सप्लायर, सर एग्जांपल दो, सर अमेजोन है, सर अमेजोन भी एक इको है, ई कॉमर्स ऑपरेटर है। सर मैं मिस्टर एक्स हूं, मैंने अमेजोन को ऐप के थ्रू एक लैपटॉप बुक किया, अमेजोन पे ऐप के थ्रू लैपटॉप बुक किया। बताइए अमेजोन वाला लैपटॉप अपने यहां से भेजेगा या अमेजोन वाला ये ऑर्डर आगे किसी सप्लायर को देता है? सर अमेजोन ने ये ऑर्डर आगे दिल्ली में किसी सप्लायर को दे दिया और सप्लायर ने फिर ये लैपटॉप मुझे भेज दिया। प्रैक्टिकली ऐसे होता है सर, प्रैक्टिकली ऐसे होता है। मैं पैसे अमेजोन को दे दूंगा, अमेजोन अपना कमीशन काट के बाकी पैसे सप्लायर को दे देगा, ऐसे होता है सर। अब ये पॉइंट इन 3 नोटिफाइड सर्विसेज में नहीं आता क्योंकि ये तो गुड्स है, ये तो गुड्स है। आप इस वाले केस में आ गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर सप्लायर जो है दिल्ली वाला, ही इज लाइबल टू पे जीएसटी, इको नहीं है इस बार। इको लाइबल टू पे जीएसटी नहीं है, सप्लायर लाइबल टू पे जीएसटी है। रेसिपिएंट तो नहीं है, इको भी नहीं है। लेकिन सर एक बात बताऊं, इसमें एक और कंडीशन है, जब भी अमेजोन दिल्ली वाले सप्लायर को अपने पैसे कमीशन काट के देगा, वो एक और चीज काटेगा जिसका नाम है टीसीएस एट द रेट ऑफ 1%, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट ने एक लाइबिलिटी लगा रखी है अमेजोन के ऊपर या जिन इको के ऊपर कि आप पहले सप्लायर से टीसीएस काटेंगे। हां, उस टीसीएस काटने के लिए इस इको को भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सप्लायर भी करवाएगा और इको भी करवाएगा, लेकिन जो इको रजिस्ट्रेशन करवा रहा है वो फॉर द पर्पज ऑफ टीसीएस करवा रहा है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। प्लीज मैंने आपको बता दिया कि अगर इको 3 नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो क्या क्या आंसर आएंगे, और अगर इको अदर देन 3 नोटिफाइड सर्विसेज प्रोवाइड करता है या गुड्स प्रोवाइड करता है तो क्या क्या आंसर आएंगे, कौन लाइबल टू पे टैक्स है एंड कौन रजिस्ट्रेशन करवाएगा। आगे बढ़ते हैं। 3 नोटिफाइड सर्विसेज कौन कौन सी है इसे सुनिए।
सर अब तक 3 ही नाम है, 3 से ज्यादा नहीं है, कल को और ऐड होगी तो वो भी आ जाएंगी। पहली, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल एटसेट्रा। सर ये ओला, उबर सब पहले पॉइंट में आ गया। ओला, उबर ये सब पहले पॉइंट में आ गया। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है, ओनली पैसेंजर लिखा हुआ है। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है तो इस केस में सप्लायर कौन होता है? ड्राइवर। अब सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कस्टमर चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कस्टमर तो नॉर्मली रजिस्टर्ड होता भी नहीं है। इको ओला उबर जो है लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा। ओला उबर जो है, इको जो है वो टैक्स पे करेगा। पहला पॉइंट क्लियर है, मैंने आपको बता दिया। इको लाइबल टू पे टैक्स है एज वेल एज रजिस्ट्रेशन, एज वेल एज रजिस्ट्रेशन। ओला इको जो है वो टैक्स तो पे करेगा ही करेगा, साथ में रजिस्ट्रेशन भी करवाएगा। ओके, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स इन एटसेट्रा। सर ओयो होटल का एग्जांपल लेते हैं। ओयो होटल द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस पॉइंट। आप बताइए, आप अगर ओयो से कोई होटल बुक करते हैं तो ओयो के लिए आप कहीं जाते हैं या फोन में ऐप से बुक करते हैं? सर फोन में ऐप से बुक करते हैं। देखो एग्जांपल समझाता हूं, मैं मिस्टर एक्स हूं, मेरे फोन में एक ओयो ऐप है, मैंने यहां से एक होटल बुक कर दिया, यहां से एक होटल बुक कर दिया, होटल यहां पे है, होटल यहां पे है, मैंने वहां से बुक कर दिया, मैंने पेमेंट ओयो वालों को कर दी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब क्या होगा सर, ओयो वाले अपना कमीशन काट के ऑब्वियसली बैलेंस पेमेंट होटल को दे देंगे। आई होप इट इज क्लियर। सर ये वाली सर्विसेज जो मैं ओयो के थ्रू दे रहा हूं, जो मैं ओयो के थ्रू ले रहा हूं या जो ओयो के थ्रू दी जा रही है, होटल वाले दे रहे हैं सर्विस, होटल वाले मुझे सर्विस दे रहे हैं, लेकिन किसके थ्रू दे रहे हैं? किसके थ्रू दे रहे हैं? वो ओयो के थ्रू दे रहे हैं। होटल वाले मुझे सर्विस दे रहे हैं, वो मुझे ओयो के थ्रू दे रहे हैं। ये सर्विसेज 3 नोटिफाइड सर्विसेज में आती है, 3 नोटिफाइड सर्विसेज में आती है। सुनिए सुनिए सुनिए, इस केस में मैं होटल वालों को, मैंने ओयो को पेमेंट ऑलरेडी कर दी है, ओयो कमीशन काटकर होटल वालों को दे देगा। इस ट्रांजैक्शन पर जो जीएसटी है वो ओयो को पे करना पड़ेगा। जीएसटी जो है वो ओयो को पे करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी ओयो को करवानी पड़ेगी। लेकिन यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि ये होटल जो मैंने ओयो के थ्रू बुक किया है ये अनरजिस्टर्ड होटल होना चाहिए। अनरजिस्टर्ड का मतलब इस होटल का अपना जीएसटीएन नंबर नहीं होना चाहिए, इस होटल की अपनी टर्नओवर 20 लाख से कम होनी चाहिए और ये रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। मतलब ये रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। सर आपने ऊपर वाले केस में तो नहीं कहा कि सप्लायर जो है वो ड्राइवर है और वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। हां, ऊपर वाले केस में ऐसी बात नहीं लिखी। ऊपर वाले में लिखा है जो ड्राइवर आपको ओला उबर के थ्रू जो आपको कैब की सर्विसेज दे रहा है वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, इको ही टैक्स देगा। लेकिन होटल वाले केस में लिखा हुआ है इको टैक्स तब देगा जब आपने जो होटल बुक किया है वो ऑलरेडी अनरजिस्टर्ड हो। अगर ये होटल रजिस्टर्ड है, अगर ये होटल रजिस्टर्ड होटल है तो फिर क्या होगा? फिर आप उन 3 नोटिफाइड सर्विसेज से बाहर हो जाओगे। यानी कि फिर सप्लायर होटल बन जाएगा और सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा। फिर सप्लायर लाइबल टू पे टैक्स हो जाएगा, इको इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स। देखिए सर, मैं आपको पूरी बात आपको दिखा देता हूं, कहां लिखी हुई है हमारे पास। हाँ जी, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन इन होटल्स इन एटसेट्रा एक्सेप्ट पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज थ्रू इको इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर जो पर्सन प्रोवाइडिंग सच सर्विसेज यानी कि होटल, अगर जो होटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है इको के थ्रू, वो लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, उसकी अपनी खुद की 20 लाख से ऊपर टर्नओवर है, तो फिर आप 3 सर्विसेज से बाहर हो जाएंगे। फिर इको पे नहीं करेगा। यानी कि इको कब पे करेगा? जब ये होटल नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, इसकी अपनी टर्नओवर 20 लाख से कम है। तो देखिए सर, सप्लायर जो है वो अनरजिस्टर्ड होटल होना चाहिए, रेसिपिएंट तो कस्टमर होगा, इको हमने मान लिया ओयो है, तो लाइबिलिटी टू पे टैक्स इको की ही आएगी, इको की आएगी। लेकिन ये अनरजिस्टर्ड होटल अगर रजिस्टर्ड हो जाता तो बात पलट जाती, इस बार फिर लाइबिलिटी सप्लायर की आ जाती। तीसरा केस, सप्लायर बाय वे ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग एटसेट्रा एक्सेप्ट, यहां भी लिखा हुआ है
सर देखिए, आपने एक नाम सुना होगा ऐप का, अर्बन क्लैप। यस सर, हमने सुना है। सर मुझे मेरी कार क्लीन करवानी है, कोरोना के दिन चल रहे हैं, मुझे मेरी कार सैनिटाइज करवानी है, मुझे या मान लीजिए कोई मुझे प्लम्बर चाहिए, मुझे कोई कारपेंटर चाहिए, तो मैं अर्बन क्लैप जैसी साइट से बुक कर सकता हूं, यानी कि ऐप से बुक कर सकता हूं। मेरे फोन में अर्बन क्लैप है, मैंने अर्बन क्लैप वालों को एक कारपेंटर ढूंढा, अर्बन क्लैप वालों ने मुझे ऑफर दी, ये कारपेंटर है, मैंने बुक कर लिया, मैंने अर्बन क्लैप वालों को पेमेंट कर दी, अर्बन क्लैप वाले कारपेंटर को बोल देंगे, वो मेरे घर आकर जो भी लकड़ी का काम होगा वो कर जाएगा। मैंने पैसे अर्बन क्लैप वालों को दिए, अर्बन क्लैप वाले उसमें से कमीशन काटकर बैलेंस मनी कारपेंटर को दे देंगे। सही बात है, सही बात है। तो ये सर्विसेज मुझे कौन दे रहा है? कारपेंटर दे रहा है। लेकिन किसके थ्रू दे रहा है? अर्बन क्लैप के थ्रू दे रहा है। देखिए, मेरे घर तो कारपेंटर ही आएगा, मेरे घर का काम तो कारपेंटर ही करेगा। ऊपर वाले केस में सर्विसेज तो मुझे होटल नहीं दी है, उसके ऊपर लेकर तो मुझे ड्राइवर ही गया था, सप्लायर ही दे रहा है, कारपेंटर ही दे रहा है, लेकिन वो दे रहा है मुझे अर्बन क्लैप के थ्रू। तो ऐसे में अर्बन क्लैप जो है वो इको है और वो टैक्स पे करेगा। और वो कंडीशन यहां भी है, अगर वो कारपेंटर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उसका अपना जीएसटीएन नंबर है, तो फिर वो इन 3 नोटिफाइड सर्विसेज में नहीं आएगा। सर देखिए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड प्लम्बर है, कस्टमर है, इको है, तो इको इज लाइबल टू पे द टैक्स। प्लीज टेल मी कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अब छोटी सी बात करते हैं, इको क्या होता है। सर इको सेक्शन 2 क्लोज 45 में डिफाइंड है। इको की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो आपको 2 क्लोज 45 पढ़नी पड़ेगी। वहां पर इको क्या होता है लिखा हुआ है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मीन्स एनी पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट, मैनेज। एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो ओन करता है, ऑपरेट करता है, मैनेज करता है, क्या? डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी या डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ये जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करना है ना, ये जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, इसके लिए जो आदमी आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म दे रहा है, जो आदमी आपको इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी दे रहा है, जो आदमी आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसे कहते हैं इको। जैसे अमेजोन, जैसे फ्लिपकार्ट, जैसे ओयो, जैसे ओला उबर, जैसे अर्बन क्लैप, ये सारे के सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं। आई होप इट इज क्लियर। ई कॉमर्स ऑपरेटर सर्विसेज देता है। सर मैं फिर बोलूंगा, मैं ये रिवीजन क्लास करवा रहा हूं, जो मेरा रेगुलर क्लास है ये कम से कम 4 से 5 घंटे का बैच बनता है, मतलब 4 से 5 घंटे का चैप्टर चलता है। सेक्शन 9 आई विल डिस्कस विद इन 4 to 5 आवर्स, क्योंकि बहुत डिटेल है इसके अंदर। अभी तो मुझे ऊपर ऊपर से करवाना पड़ रहा है, बिकॉज आप लोगों को रिवाइज करवाना है, और मुझे पता है आपको रिवीजन में भी उतना मजा आया है, क्योंकि टॉपिक मैंने कोई भी नहीं छोड़ा, कवर मैंने सब किया है। वहां डिटेल होता है, इन डेप्थ होता है, बस यहां रिवीजन है। मैं चाहता हूं कि रिवीजन के टाइम पे रिवीजन हो जाए, जुलाई में एग्जाम है आपके, वो हो जाए। ई कॉमर्स ऑपरेटर में सर्विसेज दी जा रही है सप्लाई की, अगर थ्रू इको, और अगर वो नोटिफाइड सर्विसेज है तो क्या होगा, अदर सर्विसेज है तो क्या होगा। आपको आता है सर, इको विल टेक रजिस्ट्रेशन एंड इको विल पे जीएसटी। सप्लायर एंड रिसीवर आर नॉट लाइबल टू पे जीएसटी टू गवर्नमेंट, बट जीएसटी कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम देम। 9(5) और 5(5) इस सेक्शन है। 5(5) में क्या लिखा वो बताऊंगा। सप्लायर विल टेक रजिस्ट्रेशन एंड सप्लायर विल पे जीएसटी। सप्लायर रजिस्ट्रेशन भी लेगा और सप्लायर जीएसटी पे करेगा। और सर इको को भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी फॉर द पर्पज ऑफ टीसीएस। जो टीसीएस है उसके लिए उसे करवानी पड़ेगी। सेम आंसर जैसे ये अदर सर्विसेज के लिए, सेम आंसर गुड्स के लिए भी है। नेक्स्ट में मैंने गुड्स का अलग से करके दिखाया हुआ है, तो गुड्स के लिए भी सेम आंसर है। हाँ जी, अब एक आखिरी पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहूंगा। क्या डिफरेंस है सेक्शन 9 ऑफ सीजीएसटी और सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी? सर मेरी बात समझिए, जो 9 ऑफ सीजीएसटी में लिखा है वही 5 ऑफ आईजीएसटी में लिखा है। सर फर्क सिर्फ इतना है, सीजीएसटी में हम लोग इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करते हैं, इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात करते हैं बस, विद इन द सेम सिटी। और 5 में आईजीएसटी है, इसका मतलब हम इंटर स्टेट सप्लाई की बात करते हैं। पहले आप समझो ये 2 सेक्शन क्यों बने। सर अगर मैं ओयो से दिल्ली में ही होटल बुक करता हूं, मैं दिल्ली में हूं, मैं दिल्ली में ही ओयो का होटल बुक करता हूं, सर सेक्शन 9 लग जाएगा, सेक्शन 9 लग जाएगा। और अगर मैं सेक्शन 9 पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेम सिटी में इंट्रा स्टेट सप्लाई, अपने 9 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो सर क्या अगर कोई बंदा दिल्ली से बाहर होटल बुक करेगा तो क्या ये प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, लेकिन लिखे कहां?
उसके लिए उन्होंने सेक्शन 5 ऑफ द आईजीएसटी में लिख दिया। सर सेक्शन 9 और 5 में बिल्कुल सेम बातें लिखी हुई हैं, कोई डिफरेंस है ही नहीं। जो 9 में लिखा है वही कॉपी पेस्ट 5 में, और उसका रीजन भी सही है क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है ना। वो दिल्ली से दिल्ली के लिए बताया गया, वो दिल्ली से अदर स्टेट के लिए बताया गया, लेकिन कुछ चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं डिस्कस करना चाहता हूं, और एक चेंज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 9 में लिखा हुआ है इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। सेक्शन 5 में भी सेम है, बस इंट्रा की जगह इंटर लिखा हुआ है। इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वही 3 नोटिफाइड सर्विसेज यहां है, वही 3 नोटिफाइड सर्विसेज वहां है। सेकेंड पॉइंट है रेट नॉट एक्सीडिंग 20%। जो रेट है वो 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां लिखा है रेट नॉट एक्सीडिंग 40। सर ऐसा क्यों? अरे सीजीएसटी में जब सेम इंट्रा स्टेट सप्लाई होती है तो जो टैक्स है वो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों मिलाकर लगता है। सीजीएसटी जितना होता है उतना एसजीएसटी होता है। हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी, तो वो तो खाली सीजीएसटी की बात कर रहे हैं। हमें पता है गवर्नमेंट को जाएगा तो सीजीएसटी के साथ एसजीएसटी भी तो जाएगा, यस और नो? बिल्कुल जाएगा, तो 40% जाएगा। इसीलिए आईजीएसटी में कंबाइंड रेट होता है, दैट इज 40%। सेक्शन 9 में एक थर्ड पॉइंट है, वो एप्लीकेबल नहीं है, जो यहां एप्लीकेबल है। इस पॉइंट को पढ़ाने के लिए एक्चुअली मैंने आपको सेक्शन 9 और 5 का डिफरेंस बताया है। प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिएगा, प्लीज मेरी बात ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझना है मेरे साथ, समझना है मेरे साथ। देखिए सर, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हो फॉरेन कंट्री से, आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करते हो, ठीक है सर, आपने यहां इंडिया में गुड्स इंपोर्ट कर ली, प्रोवाइडेड दैट आईजीएसटी ऑन गुड्स इंपोर्टेड इनटू इंडिया। मैं बता दूं ये इको वाले पॉइंट को लेकर नहीं है, ये सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और ये सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 का पॉइंट है। 9(1) वो जनरल पॉइंट जहां लिखा होता है कि अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे लीकर को छोड़कर तो सीजीएसटी लगेगा। देखिए सर, अगर आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट के केस में क्या होता है, आईजीएसटी लगता है। डिफरेंस क्या मैं बताता हूं सर, जब इंपोर्ट करते हैं ना तो जो आईजीएसटी पे करना होता है ना वो कस्टम एक्ट के अंडर पे करना होता है। हां जी, वो कस्टम एक्ट के अंदर पे करना होता है। सेक्शन 9 में ये वाली बात नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि सेक्शन 9 में सिर्फ इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात है। अगर आप इंपोर्ट की बात करेंगे तो इंपोर्ट कभी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ 5(1) की बात है। 5(1) जब आप पढ़ते हैं तो एक प्रोवाइडेड दैट का प्रोवाइजो जो कि आईजीएसटी में लिखा हुआ है, सेक्शन 9 में नहीं लिखा हुआ है। यहां क्या लिखा है कि जब आपका माल पोर्ट पे आता है तो एक इंपोर्टर इसे क्लियर करवाता है फॉर होम कंजम्पशन। उसके बाद 2 चॉइस होती है, वो या तो सीधा क्लियर करवा ले फॉर होम कंजम्पशन, या फिर वो पहले इन गुड्स को वेयर हाउस में ले जाए और वहां से क्लियर करवा ले फॉर होम कंजम्पशन। मैं आपको बता दूं, हमें जो गवर्नमेंट को ड्यूटी देनी होती है कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, वो तब देनी होती है जब हम क्लियर करवाते हैं फॉर होम कंजम्पशन। जब हम वेयर हाउस में गुड्स को डिपॉजिट करवाते हैं तो नो ड्यूटी टू बी पेड, कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती। प्लीज ध्यान सुनना, थोड़ा टेक्निकल है, कस्टम से रिलेटेड है, प्लीज 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 बने रहना, समझते रहना इसको, ठीक है सर। अब सर 2 बातें अलग है। एक, जब आप 9 पढ़ते हो ना, सेक्शन 9, तो वो ये कहता है कि जो वैल्यू है वो एज पर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी निकाला जाएगा। यहां कहता है कि जो वैल्यू है ना वो एज पर सेक्शन 15 नहीं निकाला जाएगा, वो एज पर कस्टम एक्ट निकाला जाएगा। हां जी, आईजीएसटी में जिस वैल्यू पर आईजीएसटी लगेगा वो एज पर कस्टम एक्ट होगा, जीएसटी एक्ट नहीं होगा। क्यों, बताऊंगा। दूसरी बात, थोड़ा आगे का बता रहा हूं, रिवीजन कर रहे हो तो आपको पता भी होगा थोड़ा बहुत। हम जो टैक्स पे करते हैं ना वो टाइम ऑफ सप्लाई के बेस पर पे करते हैं, कब पे करना होता है। एक चैप्टर है जीएसटी के अंदर जिसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई, उसमें लिखा होता है कि हमें टैक्स जीएसटी कब पे करना होता है। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं ना तो इसके ऊपर जो टैक्स पे करना होता है ना, जो जीएसटी पे करना होता है, वो आपको टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से नहीं करना होता, बल्कि व्हेन ड्यूटीज ऑफ कस्टम आर लेविड तब पे करना होता है। और कस्टम ड्यूटी कब लगती है, जब आप गुड्स को होम कंजम्पशन के लिए क्लियर करवाते हैं। तो सर ये 2 बातें इंपॉर्टेंट थी यहां पर। एक, वैल्यू जो है वो एज पर सेक्शन 15 नहीं होती, इनफैक्ट एज पर सेक्शन 14 ऑफ कस्टम एक्ट होती है।
यहां पर हमारे वैल्यू एज पर सेक्शन 15 ऑफ CGST होती है। ये डिफरेंस है। और एक डिफरेंस ये है कि जो हम GST पे करते हैं, इंपोर्ट वाले केस में कस्टम ड्यूटी के साथ ही पे होता है, लेकिन जो हमारा नॉर्मल इंट्रास्टेट या इंटरस्टेट सप्लाई है अदर देन इंपोर्ट है, वहां पर हम टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से पे करते हैं। सर देखिए मैं बता दूं, जब आप कस्टम ड्यूटी पे करते हैं ना, यहां जो होम कंजम्पशन क्लियर करवाते हैं तो BCD पे करते हैं, SWS पे करते हैं, और आप इसके साथ साथ यहां पर IGST भी पे करते हैं, और इन तीनों को मिलाकर कस्टम ड्यूटी कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर कस्टम ड्यूटी कहते हैं। प्लीज टेल मी क्लियर और नॉट क्लियर। एक आखिरी चीज, अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो IGST लगता है, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो भी IGST लगता है। अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं तो एज पर कस्टम एक्ट सब कुछ होता है, IGST भी एज पर कस्टम एक्ट लगता है, लेकिन सर्विस इंपोर्ट करते हैं तो कस्टम का कोई नामो निशान नहीं होता, IGST ही होता है। वैल्यू एज पर सेक्शन 14 होती है, यहां वैल्यू एज पर सेक्शन 15 होती है। टैक्स टू बी पेड एज पर कस्टम एक्ट होता है, टैक्स टू बी पेड एज पर CGST एक्ट, दैट इज टाइम ऑफ सप्लाई। प्लीज टेल मी, आप लोगों को सेक्शन 9 क्लियर हुआ या नहीं हुआ? 9(5) थोड़ा बड़ा था तो कोई बात नहीं, मैंने उसे पूरा एक्सप्लेन भी किया है। आई होप सेक्शन 9 इज क्लियर। चलिए आज की रिवीजन क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगली रिवीजन क्लास में हम लेके आएंगे सप्लाई का चैप्टर, सप्लाई करेंगे, और वो क्लास जरूर देखना सर, पूरा सप्लाई मैं एक ही क्लास में करवाने वाला हूं। टिल देन बाय बाय।